वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत अपने सेशन में आज हम लोग नाभिक के अंतर्गत रेडियो एक्टिव क्षय की चर्चा करेंगे। रेडियो एक्टिवता की चर्चा हम कर चुके हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो भारी नाभिक हैं, वो स्वतः ही विकिरण का उत्सर्जन करते रहते हैं और स्वतः उत्सर्जन की इस क्रिया को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव क्षय जब होता है तो उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने इसकी चर्चा की है। अल्फा किरणें जो हैं वो धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं और गामा विद्युत उदासीन होती है। माने एक प्रकार का ऊर्जा का समूह है ये, या ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा है। अल्फा और बीटा दोनों एक साथ उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं, जबकि गामा किरणें अल्फा और बीटा दोनों के साथ उत्सर्जित हो सकती हैं। अल्फा की जो प्रकृति है धनावेशित होती है, हीलियम का धनावेशित नाभिक अल्फा कण कहलाता है। बीटा कण जो हैं वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी फोटान के रूप में ऊर्जा है। अल्फा कण पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश, बीटा कण पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश और गामा विद्युत उदासीन होते हैं। ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं इनको आप अपने नोट्स में जरूर लिखें, इससे 1 नंबर के छोटे सवाल बन सकते हैं। विराम द्रव्यमान, अल्फा कण का विराम द्रव्यमान 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम, बीटा कण का विराम द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और गामा किरणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटान है, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। वेग, अल्फा कणों का वेग 1.4 × 10⁻7 से लेके 2.2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक हो सकता है, माने अलग अलग होता है। बीटा कणों का वेग प्रकाश के वेग के 1% से 99% तक हो सकता है। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, चूंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इसलिए इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा, माने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आयनीकरण क्षमता बीटा कण से 100 गुनी अधिक होती है अल्फा कणों की। बीटा कणों की आयनीकरण क्षमता गामा किरणों से भी 100 गुना अधिक होती है और गामा किरणों की सबसे कम होती है, यानी अल्फा किरणों की सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम और गामा की सबसे कम होती है। भेदन क्षमता अल्फा की सबसे कम होती है, बीटा की अल्फा से 100 गुना ज़्यादा और गामा की बीटा से भी 100 गुना ज़्यादा। आप ध्यान रखेंगे दोनों रिवर्स है। आयनीकरण क्षमता अल्फा की सबसे अधिक और भेदन क्षमता अल्फा की सबसे कम। अब इसी क्रम में आप बढ़ते और घटते हुए पढ़ सकते हैं। तो ये बात हुई अल्फा बीटा और गामा किरणों की। रेडियो एक्टिव क्षय क्या है? जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात हम करते हैं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन होता रहता है। इस क्रिया से या इस क्षय के द्वारा उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदलता रहता है और इस प्रकार से प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु जो है वो क्षय हो जाता है और नए परमाणु के रूप में प्रदर्शित होता है, माने नया परमाणु हमको प्राप्त होता है। यह घटना रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन कहलाती है। जैसे अगर हम यूरेनियम से एक अल्फा कण के उत्सर्जन की बात करें, 92 यूरेनियम 238, ये परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है और इससे अगर एक अल्फा कण निकल रहा है तो एक अल्फा कण निकलेगा तो थोरियम का नाभिक बनेगा 90 थोरियम 234। यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर 90 थोरियम 234 बनेगा, माने परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। और जब इससे आगे एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा -बीटा, एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो प्रोटैक्टेनियम बनेगा 91 प्रोटैक्टेनियम 234, यानी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी लेकिन परमाणु भार अपरिवर्तित रहेगा और इसके साथ एक मूल कण एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। एंटी न्यूट्रिनो
पर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ देखिए बीटा का मतलब हुआ -1 बीटा 0, -1 बीटा 0, और अल्फा का मतलब हुआ 2He4, 2 और 90 2 92, 4 और 234 238, 91 और -1 90, और 234 और 0 234। यानी ये जो है ये आवेश रहित कण है। पूछा भी जाता है कि एंटी न्यूट्रिनो का क्या काम है। तो जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो एक अन्य कण एंटी न्यूट्रिनो निकलता है जिसका विराम, द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो सके। तो इस तरीके से ये रेडियो एक्टिव क्षय कहलाता है। यानी अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, जबकि एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। उत्सर्जन होते होते, रेडियो एक्टिव क्षय होते होते ये सभी कण लेड यानी पीबी यानी सीसा में बदलते हैं, और सीसा सबसे भारी स्थायी तत्व है। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे भारी स्थायी तत्व क्या है, तो सीसा है। और जब सीसे में बदल जाते हैं तो उसके बाद रेडियो एक्टिव क्षय रुक जाता है, क्योंकि सीसा सबसे भारी स्थायी नहीं है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड और सोडी का नियम। इसके पहले थोड़ी सी बात कि रेडियो एक्टिव क्षय जो है वो वास्तव में एक नाभिकीय प्रक्रिया है, अर्थात रेडियो एक्टिव किरणें परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होती हैं। अल्फा बीटा गामा जो हैं वो परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होती हैं। इस क्रिया को किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया के द्वारा, विधि के द्वारा हम तीव्र अथवा मंद नहीं कर सकते हैं, तेज अथवा धीमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन की ऊर्जाएं हैं वो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि की होती हैं, जबकि नाभिकीय ऊर्जा लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि की होती है। माने हम इसको किसी भी विधि के द्वारा तेज अथवा धीमा नहीं कर सकते हैं। नाभिक का स्वतः प्रवर्तित विघटन ही हो सकता है। तो अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड और सोडी का नियम। आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये परीक्षा में निश्चित रूप से पूछ ली जाती है। तो रदरफोर्ड और सोडी का नियम, तो रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या है? रदरफोर्ड और सोडी ने विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों के रेडियो एक्टिव क्षय का प्रायोगिक अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि वास्तव में सभी पदार्थों का रेडियो एक्टिव क्षय होने के लिए एक सामान्य नियम है। वो नियम क्या है? किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यानी किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम स्मॉल t समय पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या n मान लें कि स्मॉल t समय पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या n है, और t के dt समय पश्चात इसमें dn का क्षय हो जाता है, यानी n था और dt समय के पश्चात dn का क्षय हो जाता है, तो जो क्षय होने की दर है, क्षय होने की दर वो क्या होगी? dn/dt। माइनस चिन्ह लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि विघटन यानी समय के पश्चात विघटित हो रहा है परमाणु, जिससे परमाणु में कमी आ रही है। तो -dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और इसको हम लिख सकते हैं dn/dt इज इक्वल टू -λn, जबकि लैम्डा एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। लैम्डा एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक या क्षयांक भी कहते हैं। क्षय नियतांक कहते हैं। थोड़ा ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जो गणित के छात्र हैं उनके लिए तो ठीक है, बायोलॉजी के छात्रों के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने आपको बताया है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं इसी चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर 12th मैथमेटिक्स का खोलेंगे सिलेबस, उसमें आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा 5वां चैप्टर, और इंटीग्रेशन मिलेगा 7वां चैप्टर। उसके कुछ वीडियोस देखकर आप अपना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। उनके बिना यहाँ थोड़ी समस्या होगी। ये n/, में आ गया है, और अब हम इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ प्लस n कांस्टेंट c1 आ जाएगा। अब dn/n का समाकलन आप जानते हैं log n होता है, माइनस लैम्डा। dt का समाकलन t होता है
प्लस C1 क्या है, समाकलन नियतांक है। t बराबर 0 पर n क्या था, प्रारंभिक मात्रा थी। जब कोई समय खर्च नहीं हुआ तो जो प्रारंभिक मात्रा है वो n0 थी, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, log n0 इक्वल टू 0 प्लस C1, यानी C1 इक्वल टू log n0, C1 का मान 1 में रखने पर क्या मिलेगा, log n माइनस लैम्डा टी log n0, log n माइनस log n0 माइनस लैम्डा टी, log n अपान n0, ये इधर आ गया, log a माइनस log b इक्वल टू log a अपान b माइनस लैम्डा टी। एक फार्मूला होता है, log x बराबर y अगर लिखा है तो x इक्वल टू e पावर y लिख सकते हैं, ये आप याद रखें, e पावर log x इक्वल टू e पावर y, दोनों की तरफ e की घात ले लिया गया, e की घात log x माने x होता है और e की घात y वैसे। ये फार्मूला यहाँ हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, n अपान n0 x हो गया e पावर माइनस लैम्डा टी, और इसी को हम लिख सकते हैं n इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। ये रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में चर घातांकी नियम कहलाता है, रदरफोर्ड और सोडी का नियम। रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड और सोडी का नियम, इसी को हम चर घातांकी नियम भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये, इसका डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है। यही नियम अगर सक्रियता की दर r दी हुई है तो जो n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टी लिखा है, इसी को हम r बराबर r0 e पावर माइनस लैम्डा टी भी लिख सकते हैं। r क्या हो गया, सक्रियता हो गई, r0 प्रारंभिक सक्रियता हो गई। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर कंप्लीट करें और तैयार करें। अर्धायु क्या है, अर्ध आयु केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ माने आधा खत्म हो जाना, हाफ लाइफ का सीधा मतलब है आधा खत्म हो जाना। जो रेडियो एक्टिव परमाणु हैं वो सदैव विघटित होते रहते हैं, जिससे अविघटित परमाणुओं की संख्या घटती रहती है। जब विघटन होगा, क्षय होगा, तो जो शेष परमाणु हैं उनकी संख्या घटती रहेगी। इस प्रकार जितने समयांतराल में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा और उसके परमाणुओं की संख्या विघटित होकर अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाती है, वो अर्धायु कहलाता है। यानी वह समयांतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कहलाती है। और इसे हम कैपिटल टी से या टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी या टी हाफ, वैसे टी से लिखा गया है यहाँ। तो अर्धायु का मान अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्धायु है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध क्या होता है, इसके लिए हमको यानी टी तथा लैम्डा में रिलेशन में संबंध, इसके लिए जो आपको क्षय चर घातांकी नियम बताया गया उसकी जरूरत पड़ेगी। माइनस लैम्डा टी, टी बराबर टी पर n क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा। यहाँ हम मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, n0/2 n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो गया, n0 कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं e पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2, e पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2, यानी लैम्डा टी इक्वल टू log 2 और फिर t इक्वल टू log 2 अपान लैम्डा। जहाँ कोई बेस नहीं लिखा होता है वहाँ बेस e होता है और log 2 का मान 6931 होता है पॉइंट के साथ, तो अपान लैम्डा ये t बराबर। ये आपका संबंध हो गया क्षय नियतांक और अर्धायु काल में संबंध। एक आपका फार्मूला बनता है कि n बराबर n0 हाफ, पहले अर्धायु के पश्चात शेष मात्रा ये बचती है। एक अर्धायु और बीत जाए तो क्या होगा, n2 n1 का आधा होगा, यानी n0/4 हो जाएगा
n0/2 लिख सकते हैं, n0/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 अर्धायु के पश्चात 1/2 का स्क्वायर है, यानी n अर्धायु के पश्चात जो शेष मात्रा होगी वो क्या होगी, n0 1/2 की घात n। यानी अगर अर्धायुओं की संख्या दी हुई है, प्रारंभिक मात्रा दी है, तो हम शेष मात्रा निकाल सकते हैं। n अर्धायु के पश्चात रेडियो एक्टिव पदार्थ की शेष मात्रा n बराबर n0 हाफ पावर n। तो ये बात हुई n अर्धायुओं के पश्चात शेष मात्रा की। रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक है मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी हो सकता है। एक क्यूरी जो है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकंड अगर हो रहे हैं तो एक क्यूरी वो कहलाता है। यानी 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकंड को हम एक क्यूरी कहते हैं। एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10। एक क्यूरी बराबर 10 विघटन प्रति सेकंड। इतने विघटन प्रति सेकंड। आप उसी प्रकार से माइक्रो क्यूरी और मिली क्यूरी लिख सकते हैं। एक मिली क्यूरी बराबर 10⁻³ क्यूरी, एक माइक्रो क्यूरी बराबर 10⁻⁻⁶। बेकुरल भी इसका एक मात्रक है। एक बेकुरल बराबर 1 विघटन प्रति सेकंड, यानी इसको बेकुरल कहा जाए या विघटन प्रति सेकंड कहा जाए एक ही बात है। रदरफोर्ड भी इसका मात्रक है। एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ विघटन प्रति सेकंड। अब बात आती है पदार्थ की माध्य और औसत आयु। तो माध्य या औसत आयु का मतलब हुआ रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयुओं का औसत जो होता है वो माध्य आयु कहलाता है, और इसको हम ताऊ से प्रदर्शित करते हैं। माध्य आयु को ताऊ से लिखते हैं। माध्य आयु ताऊ बराबर 1/λ। माध्य आयु ताऊ बराबर 1/λ। और अगर हम यहाँ से संबंध निकालें उस लैम्डा का प्रयोग करके, तो लैम्डा का मान रखेंगे तो आ जाएगा ताऊ बराबर T/0.6931, या T बराबर, किसी को अगर भाग किया जाए 4T हो सकता है, ये भी एक संबंध हो सकता है। तो ये हुआ माध्य आयु और औसत आयु में संबंध। ये बात रेडियो एक्टिवता की चल रही थी। रेडियो एक्टिवता के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये एक स्वतः उत्सर्जित होने वाली प्रक्रिया है, और कौन सा परमाणु कब विघटित होगा ये हम नहीं कह सकते। चरघातांकी नियम का मतलब यही हुआ कि कौन सा परमाणु कब विघटित होगा, इसके बारे में हमको कोई पूर्वानुमान नहीं हो सकता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी की बात हुई। न्यूक्लियर एनर्जी आपको पढ़ना है, चैनल पर आप हमारे बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। हम अगले सेशन में न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होगा। धन्यवाद।